Hello, I'm Gaurav, and today we are going to discuss very important part of our medieval history, and that part is called Delhi Sultanate. So, student, why it is called Delhi Sultanate? क्योंकि आपको पता है 12th century से पहले Delhi has never been a very important or prominent city of India. Delhi only became the prominent and important city of India after 12th centuries. So, what were the other choices before India as a prominent and important cities? Let's look at into this, and then we'll proceed further, and we'll discuss that how and why and when Delhi became the important capital of the Sultanate part, and this Sultanate part became the final authority, or you can say supreme authority to rule over India. So let's get start. तो हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं, 7th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। अब हमने पुराने चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन तो था, लेकिन इंडिया में जियोपॉलिटिकल स्थिति भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी ना। अगर जियोपॉलिटिकल स्थिति को आप ध्यान से देखें तो इंडिया के मैप को देखना पड़ेगा। इंडिया के मैप में यहाँ पर एक शहर है कन्नौज, जो उस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट टाउन था, क्योंकि ये शहर दो नदियों के बीच में यानी कि गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ था। तो हम इसको दोआब रीजन कहते हैं। और दोआब रीजन क्योंकि दो गंगा और यमुना रिवर्स के ट्रिब्यूटरी के बीच में था, तो वो शहर कन्नौज बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही रिच और बहुत ही प्रोमिनेंट टाउन था व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। कन्नौज के जो राजा थे, राजा हर्षवर्धन, वो उस समय के महाराजाधिराज थे। इसका मतलब है कि उनके अंडर में, उनके साथ बहुत सारे ऐसे राजा थे जो उनका क्या बोल सकते हैं, उनको सपोर्ट करते थे, उनके अंडर में थे, और जो समय समय पर अपनी सेनाएं और टैक्स देकर महाराजाधिराज की हेल्प किया करते थे। नाउ राजा हर्षवर्धन की डेथ के बाद ये जो कन्नौज है जिसको हम देख रहे हैं, ये कन्नौज बिल्कुल बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। मतलब कन्नौज बन गया सभी राजाओं के संघर्ष का एक केंद्र, क्योंकि बाकी सारे राजा चाहते थे कि कन्नौज पे जिसका कब्ज़ा हुआ वो पूरे देश पर आराम से रूल कर सकता है। कन्नौज की प्रॉस्पेरिटी और कन्नौज की इम्पोर्टेंस ही इतनी थी। तो फाइनली 3 एम्पायर आपस में झगड़ने लगे, और वो एम्पायर थे राष्ट्रकूटाज। स्टूडेंट, जहाँ पे आज अपन महाराष्ट्र देखते हैं, वो एक समय पर महाराष्ट्र नहीं होकर राष्ट्रकूटाज की राजधानी था। राष्ट्रकूटा बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी, और हमेशा उसकी एक निगाह कन्नौज पे रहती थी, और बहुत हद तक टाइम पर उन्होंने कन्नौज पे कब्जा भी किया। राष्ट्रकूटा को चैलेंज देने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी राइज हुई, उस डायनेस्टी का नाम था गुर्जर प्रतिहार्स, जिसके नाम पे आज गुजरात नाम का प्रोमिनेंट स्टेट से भारत में। गुर्जर प्रतिहार बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी, और इनका जो एम्पायर था, आप देखिए सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ये पूरा एम्पायर गुर्जर प्रतिहारास का था, एक्सटेंड अप टू यमुना रिवर। तो गुर्जर प्रतिहारा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी, और टाइम पे ये कन्नौज पे कब्ज़ा करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। तीसरी डायनेस्टी आप देखिए इधर, पालाज। पाला डायनेस्टी ईस्टर्न इंडिया की सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी, जो कि कन्नौज पे कब्ज़ा करना चाहती थी। तो आप देखिए ये तीनों डायनेस्टी जो कन्नौज पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, इन तीनों डायनेस्टी के बीच में अगले 300 सालों तक स्ट्रगल चलता रहा। अगले 300 सालों तक स्ट्रगल चलने की वजह से भारत की जो जियोपॉलिटिकल और भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट पड़ने की वजह से अब भारत की जो प्रॉस्पेरिटी थी, भारत की जो मिलिट्री पावर थी, भारत की जो इकोनॉमिकल पावर थी, सोशल पावर थी, वो धीरे धीरे वीक होने लगी। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में इन तीनों डायनेस्टी के बीच में स्ट्रगल को बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया है, और ये नाम है ट्रिपैटेड स्ट्रगल। यानी कि इसके अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व थी, और इस ट्रिपैटेड स्ट्रगल ने अगले 300 सालों तक के भारत के इतिहास को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। नाउ जब ये ट्रिपैटेड स्ट्रगल चला, तब ट्रिपैटेड स्ट्रगल चलने की वजह से आप देखो ध्यान से कि राष्ट्रकूटा जो कि एक पावरफुल डायनेस्टी है, ये ट्रिपैटेड स्ट्रगल में उलझी पड़ी है। पाला, जिनका पूरा की पूरा कंट्रोल है बे ऑफ बंगाल पे, चाइना के मार्केट पे, इंडोनेशिया के मार्केट पे, ये उलझी पड़ी है।
गुर्जर प्रतिहारा जिनका काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस है अरेबियंस के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया के ऊपर ये उलझी पड़ी है। फाइनली जिसे कहते हैं ना कि घर की लड़ाई की वजह से किसी और का फ़ायदा होता है, तो इस ट्रिपेटेड स्ट्रगल का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाया एक सुल्तान ने जो अरब से इंडिया पे अटैक करने आया था, और उस सुल्तान का नाम था महमूद गजनी। तो फाइनली इस ट्रिपेटेड स्ट्रगल का फ़ायदा उठाया किसी बाहरी ताकत ने जिसका नाम था महमूद गजनी। 20 साल का नौजवान था और उसने भारत पे अटैक करना शुरू कर दिया। और स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं उसने हमारे भारत पे कंटिन्यूसली अटैक किए 1000 से लेकर 1027 सेंचुरी के बीच में, 1000 से 1027 के बीच में। महमूद गजनी नाम के एक छोटे से टाउन का राजा था और अपने टाउन को और इस्लाम को मजबूत करने के लिए वो इंडिया आया था ताकि इंडिया के सारे मंदिरों को प्लंडर कर सके, लूट सके, और लूटने के बाद जितनी भी दौलत थी उसने गजनी टाउन में लगाई, इन्वेस्ट की और फाइनली अपने गजनी टाउन को ब्यूटीफाई किया। लेकिन जब गजनी भारत आया तब उसका सामना चौहान से, गुर्जर प्रतिहार से, राष्ट्रकूटा से, पालास से हुआ। धीरे धीरे डायनेस्टी की वीकनेस सामने आई, एक्सपोज होती गई और ये डायनेस्टी ख़त्म होती गई। महमूद गजनवी ने जो सबसे आखिरी में अटैक किया था वो अटैक किया था 1027 में। फाइनल जो गुर्जर प्रतिहारा का गढ़ था सोमनाथ टेम्पल, उस पर अटैक किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये सोमनाथ टेम्पल की आज की तस्वीर है। जब सोमनाथ टेम्पल, अगर हम बात करें 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी की, तो सोमनाथ टेम्पल पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, जहाँ पर हज़ारों पंडित या हज़ारों पुरोहित, हज़ारों की संख्या में नर्तक नर्तकियाँ और हज़ारों की संख्या में जो अपनी सर्विस देते हैं टेम्पल्स को, उस टेम्पल में अपॉइंट किए जाते थे। ये टेम्पल प्रॉस्पेरिटी का पूरा के पूरा एक सिंबल था और महमूद गजनवी ने इस टेम्पल को इस कदर प्लंडर किया कि ना टेम्पल रहा, ना टेम्पल के अंदर जो सोमनाथ महादेव का शिवलिंग था वो रहा। इस टेम्पल को प्लंडर करने में 27 साल तो लगे, लेकिन टेम्पल के साथ साथ पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स थे सबको प्लंडर कर दिया गया, सबको मौत के घाट उतार दिया गया और डायनेस्टी के खजाने को इतना वीक कर दिया गया कि ये जो डायनेस्टी मैंने बताई थी, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पालास, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। 17 बार अटैक करने से इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और फाइनली जो एम्पायर्स थे ये अब ख़त्म हो चुके थे। नाउ पुराने वाले साइड वापस और ओके, नाउ अगर अब इंडिया के मैप को हम ध्यान से देखें तो इंडिया के मैप में हम पाएंगे कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी है, पालास ख़त्म हो चुके हैं, राष्ट्रकूटास ख़त्म हो चुके हैं और इनके ख़त्म होने के बाद अब कुछ नई डायनेस्टीज़ इंडिया में आई जिन्हें बोलते हैं क्षत्रिय डायनेस्टीज़। नाउ क्षत्रिय डायनेस्टी में बहुत सारी डायनेस्टी होती है, सूर्यवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय, अग्निवंशी क्षत्रिय, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अब प्रोमिनेंट डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। So the most prominent dynasty which rose after this tripartite struggle and after this ghastly attack of Mahmud Ghazni was the Chauhan dynasties, and in Kannauj there was a Gheड़वाल dynasty. चौहान डायनेस्टी और घेड़वाल डायनेस्टी के अंदर फ़र्क बस इतना था कि घेड़वाल डायनेस्टी यमुना रिवर के इस ओर अपना राज करती थी और चौहान डायनेस्टी जो कंपैरेटिवली काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी वो यमुना रिवर के इस ओर राज करती थी, लगभग पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली पे। चौहान डायनेस्टी काफ़ी मजबूत डायनेस्टी तो थी, लेकिन चौहान डायनेस्टी की सबसे ज़्यादा जो मजबूत कड़ी थी उस कड़ी का नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान काफ़ी कम उम्र में काफ़ी नाम कमा गए, काफ़ी प्रसिद्धि कमा गए और पृथ्वीराज चौहान की जो प्रसिद्धि थी राजपूतों तक जब पहुँची तब हमने यानी राजपूतों ने फिर से वही गलती की जो एक समय पर ट्रिपेटेड स्ट्रगल के दौरान राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहार और पालास ने की थी, वो आपस में झगड़ने लगे। सेम पृथ्वीराज चौहान के समय पर भी जो गहड़वाल राजपूत थे यानी कि यमुना रिवर के किनारे कन्नौज के जो राजपूत थे वो चौहानों से काफ़ी कुछ उनका विचार मेल नहीं खाता था और ये डायनेस्टीज आपस में उलझने लगी और दोबारा से
इस डायनेस्टी के उलझने का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया वापस से घौर प्रांत के एक सुल्तान ने, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। नाउ इस बार मुकाबला कड़ा था। मोहम्मद गौरी के सामने थे पृथ्वीराज चौहान। काफ़ी कुछ अटैक के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उनको हर बार हराया, लेकिन उसने अलग अलग खलीफास का, अलग अलग मुसलमानों के एम्पायर्स का सपोर्ट लिया और फाइनली भारत पे 1191 में एक बड़ा अटैक किया जो कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था। पृथ्वीराज चौहान ने इस अटैक को भी बहुत ही ब्रेवरी से जीता और पृथ्वीराज चौहान ने लगभग मोहम्मद गौरी की आर्मी को क्रश कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार, अगर हम उस किताब के अनुसार बात करें, तो बहुत हद तक मोहम्मद गौरी को सपोर्ट मिला गढ़वाल राजपूत का। ये बात कितनी सच है ये बात हम नहीं बता सकते, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्र बरदाई के द्वारा, उसमें यही लिखी गई है कि बाद में गढ़वाल राजपूतों ने जब मोहम्मद गौरी को सपोर्ट किया और अगले ही साल यानी कि 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने फाइनल अटैक किया, दैट अटैक वाज अ फाइनल ब्लो टू द हिंदू डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। और इस 1192 के बैटल ऑफ तराइन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान की हुई हार और मोहम्मद गौरी फाइनली जैसे भी करके जीत गया। नाउ महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के अटैक का जो डिफरेंस था वो इतना ही था कि जब महमूद गजनी ने भारत पर अटैक किया तो उसने भारत को सिर्फ प्लंडर करने के लिए, सिर्फ लूटने के लिए अटैक किया था। उसने किसी भी तरह की डायनेस्टी को इन्वॉल्व नहीं किया, उसने किसी भी तरह की डायनेस्टी को इस्टेब्लिश नहीं किया भारत में। लेकिन मोहम्मद गौरी जब भारत आ रहा था तब आते वक्त उसने भारत को जीतने के लिए काफ़ी संख्या में गुलामों को ख़रीदा था अफ़गान मार्केट से। उनमें से एक गुलाम था जिसको मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा था। वो गुलाम भारत का पहला सुल्तान बनाया और उस सुल्तान बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट था वो मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत से विदा ली तो विदा लेने के बाद उसने भारत में अपना एक एम्बेसडर को डिक्लेयर किया और वो एम्बेसडर था भारत का पहला सुल्तान। और यहीं से शुरुआत होती है भारत के सल्तनत पीरियड की। तो मोहम्मद गौरी जब भारत में आया था तब वो दौर था 1191 1192, लेकिन जब वो भारत से गया तब भारत से जाने के बाद 1206 यानी कि 1206 में उसकी डेथ हो गई। और जैसी उसकी 1206 में डेथ हुई तो उसका जो इंडिया में एम्बेसडर था, उस एम्बेसडर ने फाइनली अपने आप को इंडिपेंडेंट सुल्तान डिक्लेयर किया और वो एम्बेसडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो स्टूडेंट्स 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से भारत में सल्तनत पीरियड का ऑफिशियली स्टार्टिंग होता है। और नेक्स्ट 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 दैट्स इट। नहीं, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ और पीछे आओ और पीछे आओ, दैट्स इट। तो 1206 में हमारे जो दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी थी उसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, यानी कि गुलाम वंश। तो स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसने सिर्फ 4 साल तक ही रूल किया, 1206 से लेकर 1210। उसके बाद उसका दामाद, उसका सन इन लॉ भारत का सुल्तान बना जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसने लगभग अच्छा खासा रूल किया भारत में। उसके बाद भारत में पहली फीमेल सुल्तान बनी रज़िया। और फिर फाइनली जो सबसे पावरफुल स्लेव डायनेस्ट था वो था घियासुद्दीन बलबन। सो वन बाय वन विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम। ये है मोहम्मद गौरी और इसने अपने भारत में पहली बार अपने एम्बेसडर को सुल्तान बनाकर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑलराइट, पीछे। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का अचीवमेंट्स और उसने क्या क्या भारत में कंट्रीब्यूट किया। तो उसने पहले भारत में मॉस्क बनाए। मॉस्क कुवैत उस इस्लाम दिल्ली में बनाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कई हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें कहते हैं कि बेसिकली उसने इंडिया में सिर्फ 4 साल ही अपनी लाइफ बिताई। 4 साल में बड़ी बड़ी मस्जिदें नहीं बना सकता था। तो उसने क्या किया, भारत में कई सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़कर उसको मॉडिफाई करके कुवैत ऑफ इस्लाम मस्जिद बनाई दिल्ली में। और अजमेर में जब चौहान साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था तो चौहान साम्राज्य की कई इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को उसने कन्वर्ट किया और उसको नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो तोमर राजपूतों की राजधानी थी दिल्ली, उस दिल्ली की राजधानी के भी कई सारे अवशेष थे जिन्हें तोड़ा और उन अवशेष के उथी पत्थरों का निर्माण करके एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, जिसको आज हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, बट उसने फिनिश नहीं किया था उसको। तो अगर हिस्टोरी की आर्किटेक्चर रेफरेंस के उसके बारे में बात करें तो कुव्वत-उल-इस्लाम दिल्ली में, अडाइडिन का झोपड़ा अजमेर में और मेहरौली यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करना कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलराइट, so as I said, he started the construction of Qutub Minar, which was dedicated to the famous Sufi sant Khwaja कुतुबुद्दीन बख्तियार कैकी। तो उसने कुतुब मीनार को डेडिकेट किया और फाइनली 1210 में पोलो खेलते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। पोलो काफ़ी पुराना स्पोर्ट है और उस समय जब पोलो खेला जाता था तो आज के जैसे बॉल से नहीं खेला जाता था। पुराने ज़माने में पोलो को एक वॉर एक्सरसाइज की तरह खेला जाता था। फाइनली पोलो खेलते वक्त वो घोड़े से गिरा और गिरने के साथ ही उसकी डेथ हो गई। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, उसके डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत को कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हुआ और फाइनली दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए जो नेक्स्ट डायनेस्ट सामने आया उसका नाम था इल्तुतमिश। कई हिस्ट्री रेफरेंस में इल्तुतमिश को रियल एस्टेब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है, जो कि मैं भी बोलता हूँ कि ठीक है, क्योंकि 4 साल की टेंडर ड्यूरेशन में कुतुबुद्दीन ऐबक वो सब नहीं कर पाया था जो इल्तुतमिश ने किया था। तो इल्तुतमिश ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन दिया भारत को वो ये था कि उसने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया। कुतुब मीनार के ऊपर का जो देख रहे हैं आप, ऊपर की जो सबसे ऊपर जो फ्लोर है, ये फ्लोर एक बार लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से टूट चुका था, बिजली कड़कने की वजह से टूटा था। उसके बाद भी इसने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया, तो ये इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं था। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि भारत को उसने एक बहुत ही बड़े अटैकर से बचाया था, और वो अटैकर इतना बड़ा था जिसने चाइना को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने पे मजबूर किया था। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उसने इस बहुत बड़े क्या बोल सकते हैं इसको अपन, इन्वेडर को, बहुत बड़े मर्डरर को, बहुत बड़े अटैकर को भारत में अटैक करने से अवॉइड कर दिया था, और उस अटैकर का नाम था चंगेज़ खान। तो इल्तुतमिश ने इस अटैक को अपनी सूझबूझ से अवॉइड किया था, और फाइनली जो सल्तनत पीरियड में अकॉर्डिंग टू वेरियस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, जो दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कियोस में थी आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश ने उसको संभाला और आगे भी बढ़ाया। नेक्स्ट, सो इल्तुतमिश ने अपनी इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरे सल्तनत को एम्पायर में डिवाइड किया, एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड किया, जिसको हम इक्तादारी सिस्टम भी बोलते हैं। इक्ता का मतलब होता है कि जो इक्तेदार होता है, यानी कि जो टैक्स कलेक्टर होता है, उसके अंडर में एक रीजन दे दिया जाएगा जिसे इक्ता बोलते हैं, और उसे इक्तादारी सिस्टम बोलता है। एक टैक्स कलेक्टर अपने इक्ता से टैक्स कलेक्ट करेगा और वो टैक्स का एक पार्ट अपने पास रखकर बाकी का सारा पार्ट सुल्तान को दे देगा। ओके, उसके अंदर लैंड वाज सीज टू असाइंड टू नोबल्स एंड ऑफिसर्स इन द लिeu ऑफ सैलरी। तो जब मैं टैक्स को कलेक्ट करूंगा और उसका एक पार्ट अपने पास रखूंगा, उसी को सैलरी के रूप में देखा जाता था। तो कोई भी फिक्स सैलरी नहीं थी, जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा उतना ज़्यादा आपकी सैलरी। नेक्स्ट, ऑलराइट, अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट था कि उसने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे भारत में। सो ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर टांका एंड द कॉपर जितल। तो सिल्वर कॉइन को टांका कहते थे और कॉपर के कॉइन को जिंतल बोलते थे। इसके अलावा उसने हौज से शमशी रिजर्वायर बनाया। रिजर्वायर का मतलब आप समझते हो ना, जब पानी आता है तो पानी को सहेज के रखने के लिए बहुत सारे कुएं बावड़ी चाहिए, इसे रिजर्वायर कहते हैं। तो ही बीइंग a person from the dry state, he knew the importance of water reservoir in India, so he built a reservoir called Hauj-e-Shamshi in Mehroli. Finally, as I said, जो उसने कुतुब मीनार बनाया था
तो 1231 से 1232 के बीच में उसने अपने कुतुब मीनार को कंप्लीट कर दिया। तो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का क्रेडिट जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को और फिनिश करने का क्रेडिट जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, ऑलराइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में जो पूरा एम्पायर होता था सल्तनत का, वो 40 मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे। जैसे कि आज अगर आप बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करता है। उसी तरीके से उस ज़माने में एक सुल्तान को असिस्ट करते थे 40 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप, जिसको चालीसा कहते थे। ये चालीसा का क्रिएशन इल्तुतमिश का था। नेक्स्ट, जो आपको मैंने पहले डिस्कस किया था, ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath of Genghis Khan, and Genghis Khan was a Mongol leader. Now why I am insisting this Mongol word, I will tell you later. So इस मंगोल वर्ड को अपने दिमाग में प्लीज रखिएगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के डेथ के बाद अब एक वापस से लीडरशिप क्राइसिस आया दिल्ली में, और लोगों को लगने लगा कि इल्तुतमिश के जो बेटे हैं वो इतनी लायक नहीं है। लेकिन फाइनली जो इस्लाम और इस्लामिक रूल के हिसाब से किसी भी फीमेल को वो अपनी सुल्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, और अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की वजह से इंडिया में पहली मुस्लिम एम्पायर बनी, दैट इज़ रज़िया सुल्तान। हालांकि रज़िया सुल्तान का रीन भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 3.5 या 4 साल का रीन है। तो 1236 में रज़िया सुल्तान बिकेम दिल्लीज फर्स्ट इस्लामिक फीमेल क्वीन, जो कि 1240 तक रही। नेक्स्ट, सो as I said, Razia was the first and the last Islamic women ruler of medieval India. So he assumed the title of Sultana or Sultan and did her best. But finally, according to Turkish Chalisa, the group of ministers, they did not like her. उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक फीमेल सुल्तान उन पर राज करे। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्पिरेंसी रची, और कॉन्स्पिरेंसी रचने के बाद सिर्फ 4 साल के बाद ही उन्होंने रज़िया सुल्तान और रज़ा सुल्तान के जो होने वाले हस्बैंड थे उन दोनों का मर्डर करवा दिया। नेक्स्ट, सो इट वाज हर डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री। एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। शो शी सक्सीड हर फादर इल्तुतमिश इन 1236। शी वाज द फर्स्ट लेडी टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया। हर प्रमोशन ऑफ जलालुद्दीन याकूत एंड एबिसियन टू द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स प्रोवोक द टर्किश ऑफिसर्स। तो उसने क्या किया था, एक लोअर कास्ट एबिसियन को, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, उसने सीनियर रैंक पर प्रमोट कर दिया था। ये दिखाता है कि वो जो लेडी थी वो रासिस्ट नहीं थी, वो एक बोल्ड डिसीजन लेने वाली लेडी थी, और वो उस ज़माने में, यानी कि आज से लगभग 1000 साल पुराने ज़माने में भी इतनी गट रखती थी कि वो अपने ही चालीसा को, अपने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चैलेंज कर सके, और न सिर्फ चैलेंज कर सके बल्कि उनके अगेंस्ट भी वो कैंडिडेट खड़ा करने की ताकत रखती थी। इसी की वजह से शी वाज किल्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड अल्तुनिया बाय बहरम शाह, अ सन ऑफ इल्तुतमिश। तो अपने भाइयों के द्वारा वो मारी गई। अब इसके मरने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था कि किसे हम सुल्तान बनाएं। फाइनली बहुत सारे सुल्तान आए गए, लेकिन जितने भी सुल्तान आए गए वो सारे के सारे चालीसा, यानी कि ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स के कठपुतलियाँ थी। दिल्ली को अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत थी, दिल्ली को बहुत ही सख्त और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर की ज़रूरत थी, और फाइनली दिल्ली की तलाश पूरी हुई। नेक्स्ट जो रूलर बना उसका नाम था घियासुद्दीन बलबन। जैसे बोलते हैं कि दिल्ली की सल्तनत के पीरियड में सबसे ज़्यादा क्रूर, सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनेस्ट था घियासुद्दीन बलबन, जिसने बहुत लेट दिल्ली की गद्दी को संभाला, दैट इज़ 1266 से लेकर 1286। और इस रीन के दौरान घियासुद्दीन बलबन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसा बोलते हैं, वो इतना सख्त था कि दिल्ली में होने वाले बड़े बड़े क्राइम तो रुक ही गए थे, साथ में छोटे छोटे क्राइम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द पॉलिसीज़ ऑफ घियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसका जो रियल नाम था वो था बहरुद्दीन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम उसने किया था वो ये किया था कि जो इल्तुतमिश की चालीसा थी, चालीसा की जो पावर थी, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ सुल्तान को बनाते थे
दे एक्चुअली बिकेम द किंग मेकर ऑफ दिल्ली। और सुल्तान बनाने के बाद उसको कंट्रोल भी करते थे, पैसा भी बहुत ज़्यादा वो लोग कन्फिस्केट करते थे, बहुत ही ज़्यादा करप्ट मिनिस्टर्स थे। तो बलबन ने इतना बोल्ड स्टेप लिया कि उसने अपनी ही चालीसा को अबॉलिश कर दिया। सारा के सारा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस था उसने वापस से सेंट्रलाइज किया, और बलबन ने सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखकर यानी कि जो 40 मिनिस्टर्स का जो ग्रुप था उस सारे ग्रुप को अबॉलिश किया। और इसके अलावा उसने अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया, जिसको बोलते हैं दीवाने अर्ज, कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो हर वक्त सुल्तान के आदेश का इंतज़ार भी करता था और प्रिपेयर्ड भी रहता था। इसके अलावा चंगेज़ खान के बाद उलुग खान नाम का जो मंगोल था, उसने जब भारत पर अटैक किया तो गियासुद्दीन बलबन ने ना सिर्फ उस अटैक को रेपेल किया, रोका, बल्कि उलुग खान की द्वारा जो लीड की गई आर्मी थी उसको बुरी तरीके से क्रश किया। नेक्स्ट, ओके, गियासुद्दीन बलबन की मार्केट पॉलिसीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी मार्केट पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उसने मार्केट रिफॉर्म के लिए यूज़ की थी। उसकी कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी थी जो इस्लामिक रिचुअल के अकॉर्डिंग थी। मैं आपको बता देता हूँ, इस्लाम में पैबोज़ होता है, जैसे कि हम अपने बड़ों से मिलते हैं तब उनके पैर छूते हैं, इस्लाम में पैरों को किस किया जाता है, इसको पैबोज़ बोलते हैं। तो सुल्तान को पैबोज़ करने की प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। सजदा यानी कि सुल्तान को इस्लामिक तरीके से नमस्कार करने की परंपरा भी गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। उसके दरबार में काफ़ी फ़नी बट स्ट्रिक्ट रूल इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसको ना मानने पर सीधे मौत की सज़ा थी। बलबन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इवेंचुअली उसके आगे आप किसी भी रूलर को लाइए वो वीक ही नज़र आएगा। तो गियासुद्दीन बलबन को अब फाइनली सक्सीड किया उसके ग्रैंड सन है, इसका नाम था केकोबाद। एज आई टोल्ड यू कि गियासुद्दीन बलबन की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके आगे आप किसी को भी लाइए वो वीक लगेगा। तो केकोबाद उसके कंपेयर में काफ़ी वीक रूलर था, और इसका फ़ायदा उठाया केकोबाद के सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर ने, और फाइनली फ़ायदा उठाने के बाद उसने केकोबाद का मर्डर किया। उसका नाम था गाजी मलिक। केकोबाद के मर्डर करने के बाद उसने जितनी भी स्लेव डायनेस्टी का वंशज थे सबको मारा, और स्लेव डायनेस्टी का कोई भी वंशज अब थ्रोन को यानी कि सिंहासन को क्लेम नहीं कर पाए, ये इंश्योर करने के बाद उसने अपने आप को एक नए नाम से सुल्तान डिक्लेयर किया, जो कि नया नाम था गियासुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट।